कोह नूर के बारे में कहा जाता है कि जो इस हीरे का मालिक होगा वो पूरी दुनिया का मालिक होगा। इसके साथ साथ दुनिया की बदकिस्मती भी उसी के हिस्से में आती है, जो एक तरह की सुपरस्टिशन है जिसे द कर्स ऑफ कोह नूर कहा जाता है। आइए कोह नूर की कहानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अरशद। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल economy.pk। नाजरीन, कोह नूर हीरा टावर ऑफ लंदन के ज्यूल हाउस में कई सालों से मौजूद है, लेकिन बरतानिया से वापस लेने की कोशिशें वक्तन फ़वक्तन होती रही हैं। कोह नूर के ओरिजिन के हवाले से काफ़ी सारी थेरीज़ मौजूद हैं, लेकिन सवाल ये है कि यह कहाँ से डिस्कवर हुआ। तारीख दानों के मुताबिक सबसे दुरुस्त बात यही है कि यह हीरा गोलकोंडा के रीजन में कोलर माइंस से मिला था। 18वीं सदी में ये इलाका दुनिया का वाहिद इलाका था जहां हीरे पाए जाते थे। बाद में 1725 में ब्राज़ील में डायमंड माइंस दरियाफ्त हो गई थी। अब ये चीज़ क्लियर नहीं है कि इस कोह नूर हीरे को सबसे पहले किसने ढूंढा। तारीख में कोई हतमी बात भी मौजूद नहीं है कि ये कब डिस्कवर हुआ। पहले मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर जब 1526 में हिंदुस्तान आए तो उन्होंने अपने बाबरनामा में ये लिखा कि ये ऐसा हीरा है जिसकी कीमत आधी दुनिया का डेली एक्सपेंस है। ज़हीरुद्दीन बाबर का मानना था कि उन्होंने ये हीरा एक प्राइज़ मनी के तौर पे जीता जब इन्होंने एक जंग जीती। तारीख में दूसरी बार कोह नूर का जिक्र मुग़ल बादशाह शाहजहां ने 1628 में किया, जब उन्होंने अपने मशहूर पीकॉक थ्रोन को तमीर करवाया। इस तख्त की तामीर में 7 साल लगे और इस पे ताज महल से 4 गुना ज़्यादा खर्च आया। इस थ्रोन को बनाने में काफ़ी कीमती हीरों और जवाहरात का इस्तेमाल किया गया, जिनमें सबसे कीमती हीरों में एक कोह नूर और दूसरा लाल रंग का तैमूर रूबी था। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि मुग़लों के लिए सबसे कीमती पत्थर कोह नूर नहीं था। मुग़ल तैमूर रूबी को तरजीह देते थे, वही उनकी नज़र में सबसे कीमती पत्थर था। इसकी वजह यह थी कि मुग़लों को रंग बिरंगे और ब्राइट कलर के स्टोन ज़्यादा पसंद थे। लेकिन इसके बावजूद कोह नूर को शाहजहां के पीकॉक थ्रोन में एक मुकाम दिया गया। तकरीबन 100 साल बाद मुग़ल दौर में दिल्ली दुनिया का अमीर तरीन शहर बन चुका था। हत्ता कि लंदन और पेरिस को कंबाइन करने से भी दिल्ली की आबादी ज़्यादा बनती थी। लेकिन उस वक्त तक मुग़लिया सल्तनत कमज़ोर पड़ चुकी थी। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए पर्शिया के नादिर शाह ने अपनी नज़रें दिल्ली पर लगा लीं और 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला कर दिया और 15वें मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को शिकस्त दे दी। नादिर शाह बहुत सारा खजाना लेकर दिल्ली छोड़कर भाग गया। उस खजाने को लेके जाने के लिए 700 हाथी, 4000 ऊंट और 1200 घोड़ों की ज़रूरत पड़ी थी। इस खजाने में कोह नूर का हीरा भी शामिल था। एक और चीज़ भी शामिल करता चलूँ कि बताया जाता है कि मुग़लिया सल्तनत में काम करने वाले एक दरबारी से नादिर शाह को टिप मिली कि मोहम्मद शाह कोह नूर को अपनी दस्तार में छुपा के रखता था। एक पुरानी कहावत थी कि जंग के बाद दस्तारें एक्सचेंज की जाती थी। जब नादिर शाह ने मोहम्मद शाह से दस्तार एक्सचेंज करने का कहा तो दस्तार एक्सचेंज करते हुए मोहम्मद शाह की दस्तार से हीरा ज़मीन पर गिर गया। हीरा गिरते हुए रोशनी से इतना चमका कि नादिर शाह के मुंह से कोह नूर के अल्फाज निकले, जिसका मतलब है रोशनी का पहाड़। इसके बाद इस हीरे का नाम कोह नूर पड़ गया। नादिर शाह ने पीकॉक थ्रोन को अपने कब्जे में ले लिया और तैमूर रूबी और कोह नूर को वहां से उतार कर अपनी कलाई में पहन लिया। तो वो कहानी जिसमें दस्तार से हीरा गिरने से इसका नाम कोह नूर पड़ा था शायद सच ना हो, लेकिन ये बात सच ज़रूर है कि नादिर शाह ने ही इसका नाम कोह नूर रखा था। जैसा कि नाजरीन अफ़गानी भी इस बात का दावा करते हैं कि कोह नूर अफ़गानिस्तान का है, तो मैं कोह नूर की अफ़गान हिस्ट्री के बारे में भी बताना चाहूँगा। नाजरीन 70 सालों तक कोह नूर आज के अफ़गानिस्तान का हिस्सा रहा है। यहाँ से द कर्स ऑफ कोह नूर की कहानी स्टार्ट होती है, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था
کہ یہ کوہ نور جس کے پاس ہوتا ہے اس کے لیے خوش قسمتی کے ساتھ ساتھ تباہی کا بھی باعث بنتا ہے۔ نادر شاہ کو پہلی بدقسمتی کا سامنا 1747 میں کرنا پڑا جب نادر شاہ کے اپنے ہی گارڈ نے انہیں مار دیا اور ان کی سلطنت ختم ہو گئی۔ تو احمد شاہ درانی، جنہیں ہم احمد شاہ ابدالی بھی کہتے ہیں، یہ نادر شاہ کی فوج کا ہی ایک حصہ تھے۔ یہ نئے افغان سلطنت کے حکمران بن گئے اور ساتھ ہی ساتھ کوہ نور ہیرے کے نئے مالک بھی۔ ناظرین، اب جو بات آپ کے سامنے بیان کی جائے گی آپ سن کے دھنگ رہ جائیں گے کہ کیسے ایک ہیرے کی وجہ سے اپنے ایک دوسرے کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں۔ ولیم ڈیرمپل اور انیتا آنند کی کتاب میں لکھا ہے کہ نادر شاہ کے پوتے شارف شاہ کے سر میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا گیا صرف یہ پتہ کرنے کے لیے کہ کوہ نور کہاں پر رکھا ہے۔ احمد شاہ درانی کے بیٹے تیمور نے تو سلطنت کو صحیح طرح سے چلا لیا تھا، لیکن اس کے بعد احمد شاہ کے پوتے تھے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بادشاہت کے لیے لڑتے رہے۔ تیمور کا بیٹا جو تیسرا رولر تھا اس سلطنت کا، زمان شاہ درانی، اس کو تپتی ہوئی سوئی سے اندھا کر دیا گیا۔ شجاع شاہ درانی کوہ نور کو اپنی بریسلٹ میں پہن کے رکھتا تھا اور 1809 میں اسے بھی بادشاہ سے ہٹا دیا گیا، لیکن شجاع اس ہیرے کو لے کر بھاگ کر لاہور آ گیا اور اس نے یہاں پر مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پاس پناہ لی۔ رنجیت سنگھ سکھ سلطنت کے بادشاہ تھے اور شجاع شاہ درانی کو پناہ دینے کے بدلے میں اس سے کوہ نور مانگ لیا۔ شجاع شاہ کو کوہ نور رنجیت سنگھ کے حوالے کرنا پڑا۔ اس طریقے سے 1813 میں کوہ نور ہیرا سکھ امپائر کے پاس چلا گیا۔ رنجیت سنگھ کے لیے یہ ہیرا کافی اہم ثابت ہوا۔ اس ہیرے کے آنے کے بعد جو زمین سلطنت درانی نے ہاری تھی، رنجیت سنگھ نے اس پہ قبضہ کر لیا۔ رنجیت سنگھ کو شیر پنجاب بھی کہا جاتا تھا اور وہ کوہ نور کو اپنے بائیں سر پر باندھ کر پھرا کرتا تھا۔ اس دوران ایسٹ انڈیا کمپنی ہندوستان میں مضبوط ہو چکی تھی اور جب انگریزوں کو پتہ چلا کہ راجہ رنجیت سنگھ کی 1839 میں ڈیتھ ہو چکی ہے اور وہ کوہ نور ہیرا ہندو پریسٹ کے حوالے کر دے گا، تو برٹش آفیشلز نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو کہا کہ اس ہیرے پر کڑی نظر رکھیں اور ٹریک کرتے رہیں کہ یہ کہاں سے کہاں جا رہا ہے اور کب اسے اپنے ہاتھ لیا جا سکتا ہے۔ آخر کار 1849 میں جب اینگلو سکھ وار ختم ہوئی تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے پنجاب سلطنت کو ختم کر دیا اور تب تک شہزادہ دلیپ سنگھ تقریباً 10 سال کا ہو چکا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے ان سے ایک ٹریٹی آف لاہور سائن کروائی۔ اس ڈاکومنٹ میں لکھا گیا تھا کہ کوہ نور ہیرا ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے کر دیا جائے۔ پنجاب اس وقت آخری سٹیٹ بچی تھی جسے برٹش نے ابھی تک فتح نہیں کیا تھا۔ جنگ جیتنے کے بعد ایسٹ انڈیا کمپنی کوئی بھی موقع چھوڑنا نہیں چاہتی تھی کہ یہاں پر سکھ امپائر دوبارہ ابھر کر آ سکے۔ اسی وجہ سے انہوں نے رنجیت سنگھ کی بیوی جندن کو جیل میں ڈال دیا اور جو اکلوتا دوسرا فیملی ممبر بچا تھا اسے جہاز میں بٹھا کر لنڈن بھجوا دیا گیا۔ لنڈن میں اس کی ذمہ داری برٹش کراؤن کو سونپ دی جاتی ہے اور یہاں پہ کوئین وکٹوریہ کے بیٹے ایڈورڈ دی 7 کے ساتھ اس کی دوستی ہو جاتی ہے اور اس کے لیے سالانہ 50,000 پاؤنڈ وظیفہ مقرر کر دیا جاتا ہے، جو کہ آج کی انفلیشن کے حساب سے 1,28,00,000 روپے بنتے ہیں۔ ناظرین، اس طرح کوہ نور کوئین وکٹوریہ کی ملکیت میں چلا گیا۔ 1851 میں جب لنڈن کے ہائیڈ پارک میں ایک بڑی ایگزیبیشن منعقد ہوئی، وہاں پہ برطانیہ کے لوگوں کو کوہ نور کو دیکھنے کا موقع ملا۔ لوگوں نے کوہ نور کو دیکھ کر عجیب ریاکشن دیے کہ اس پتھر میں ایسی کیا بات ہے کہ اس کے پیچھے اتنے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ یہ محض ان کے لیے ایک شیشے کا ٹکڑا تھا۔ لوگوں کے اس عجیب ریاکشن کو دیکھ کر کوئین وکٹوریہ کے ہسبینڈ پرنس ایلبرٹ نے کوہ نور کی دوبارہ سے ری کٹنگ اور پالشنگ کروائی تاکہ یہ مزید برائٹ اور دلکش لگے اور چمکنے لگے، لیکن اس پروسیس کی وجہ سے کوہ نور نے اپنا 40% وزن کھو دیا۔ ایک اندازے کے مطابق کوہ نور کا سائز
मुर्गी के अंडे के साइज के बराबर है। कोहिनूर ब्रिटिशर्स के हाथ लगा तो उनके जहन में भी द कर्स ऑफ कोहिनूर का डर था, तो उन्होंने फैसला किया कि इसका मालिक हम किसी मर्द को नहीं बनाएंगे बल्कि आने वाला जो भी बादशाह होगा उसकी मलका को बनाएंगे। इसी तरह आने वाले सालों में जब जब ब्रिटिश थ्रोन को पास ऑन किया गया तो कोहिनूर हमेशा किंग की बीवी के हवाले किया जाता रहा। वक्त के साथ साथ ये हीरा क्राउन ज्वेल्स का एक हिस्सा बन गया। पहले क्वीन अलेक्जेंड्रा के क्राउन में गया, उसके बाद क्वीन मैरी के क्राउन में गया और आखिर में 1937 में ये उस क्राउन में गया जिसे क्वीन एलिजाबेथ, जो पिछले दिनों 96 साल की उम्र में इंतकाल कर गई हैं और 75 साल क्वीन ऑफ इंग्लैंड रही हैं, उनकी मदर ने पहना था। इस तरह ये कोहिनूर हीरा ब्रिटिशर्स के पास सबसे लंबे अरसे के लिए रहा, जो कि 173 साल बनते हैं। सवाल ये उठता है कि कोहिनूर ब्रिटिशर से वापस कैसे लिया जाए। लीगली देखा जाए तो कोई ग्राउंड्स मौजूद नहीं है। एक वाहिद रास्ता मौजूद है, वो है 1971 का यूनेस्को कन्वेंशन, जिसके मुताबिक अगर किसी मुल्क का कल्चरल हेरिटेज किसी दूसरे मुल्क में इल्लीगल तरीके से जाता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन हो सकता है। तो ये यहाँ पे अप्लाई नहीं होता क्योंकि ये रेट्रोस्पेक्टिवली यूज नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब है कि जो इस कन्वेंशन से पहले हो चुका है यूनेस्को कन्वेंशन उस पर अप्लाई नहीं होता। अगर इस हेरिटेज को वापस किया जाए तो किस मुल्क को किया जाए, यहाँ पे सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है क्योंकि जो बॉर्डर्स बने हैं ये काफ़ी रीसेंट हैं। इससे पहले किंगडम्स हुआ करते थे। तो टेक्निकली कोहिनूर हीरे को इंडिया, पाकिस्तान या बांग्लादेश की इंडिपेंडेंट स्टेट्स से नहीं लिया गया। तो एक सवाल ये भी उठता है कि कोहिनूर को अगर वापस लाया जाए तो किधर लाया जाए। एंथ्रोपोलॉजिस्ट रिचर्ड करन का कहना है कि लॉजिकली देखा जाए तो ये हीरा कई मुल्कों को वापस हो सकता है, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान और हत्ता के ईरान भी शामिल हैं। यहाँ पे दोस्तों आपकी क्या राय है? क्या कोहिनूर हीरे को वापस करवाना चाहिए या छोड़ देना चाहिए? इस तरह की और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।